हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। आई एम योर फिजिक्स मेंटर रवि। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन कवर करा था। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन ही कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में हम चेन रूल, मैक्सिमा मिनिमा एंड व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए चेन रूल से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें y एक फंक्शन गिवन है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। y एक t का फंक्शन है और जो t है वो भी फंक्शन है x का, t इक्वल्स टू जी ऑफ x। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि y t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है और हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम ये पता है कि यहाँ पे हम y को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये t का फंक्शन है, और यहाँ पे हम t को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये x का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वी कैन कैलकुलेट dy बाई डी टी, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं वी कैन कैलकुलेट डी टी बाई डी एक्स। और अगर हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो हम ये लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अगर हम इन दोनों डिफ्रेंशिएशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। हम ये अंडरस्टूड कर सकते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में और फिर t को डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो हमें जो y का डिफ्रेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x वो मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलूँ कि y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसको बोल दिया t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू साइन t। अब मुझे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन नहीं पता था, लेकिन साइन टी का डिफ्रेंशिएशन पता है, तो मैं बोल सकता हूँ y एक t का फंक्शन है और t एक x का फंक्शन है। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी टी तो मेरा बन जाएगा कोस t और डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा 2x। ये मेरा डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब t की वैल्यू मैं फिल कर दूंगा एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरा कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dy बाई डी एक्स। ये मेरा डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा। और सपोज हमें y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करने को बोला गया, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर हमें पता है कि y इक्वल्स टू रूट एक्स, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पावर रूल लगा देंगे, पावर हाफ है, x की पावर हाफ है, तो यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, y इक्वल्स टू रूट t। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड t इज ए फंक्शन ऑफ x। और अगर मुझे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो मैं लिख दूंगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये मेरा dy बाई डी एक्स कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। अब मैं इस फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ और इस फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी कितना हो गया, t रेस्ट पर हाफ था तो हाफ बाहर आ गया और पावर 1 से रिड्यूस हो गई, मतलब माइनस हाफ। यह आया dy बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 0। यहाँ पे मैं t की वैल्यू फिर से फिल कर देता हूँ
तो मेरे पास बन जाएगा 1/2 और पावर माइनस हाफ है मतलब वो नीचे आ गया, √(x² + 1) इंटू 2x। तो यहाँ से मेरे पास dy/dx आ जाएगा x / √(x² + 1)। और इस तरीके से हम चेन रूल की हेल्प से इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है y = sin पावर 5x, देन वी हैव टू कैलकुलेट dy/dx। तो अगर हमें y = sin x गिवन होता तो इसका डिफरेंशिएशन मैं बता सकता हूँ, dy/dx हो जाता cos x, बट हमें ये गिवन नहीं है, इसकी पावर 5 है, तो पहले हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या करना है मुझे, जो sin x फंक्शन है इसको मैंने t एज्यूम कर लिया, तो y गिवन है मेरे पास t⁵. अब मैं t को भी डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ x के रिस्पेक्ट में और y को भी डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ t के रिस्पेक्ट में। तो अगर मुझे dy/dx कैलकुलेट करना है तो उसे मैं लिख सकता हूँ dy/dt इंटू dt/dx। यहाँ से dt/dx तो मेरा बन गया cos x और dy/dt बन गया, पावर बाहर आ गई और पावर 1 से रिड्यूस हो गई। तो यहाँ से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 5t⁴ इंटू cos x। अब जो हमने एज्यूम करा होता है कि sin x को मैंने t एज्यूम करा, तो वापस से t को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें ओरिजिनल जो फंक्शन गिवन है वो y और x में गिवन है, तो हमारा आंसर भी x की टर्म्स में होना चाहिए। तो 5t को मैंने रिप्लेस करा तो t को मैं लिख सकता हूँ sin, तो यहाँ पे आ गया sin पावर 4x इंटू cos x, ये हमारा आ गया dy/dx। नेक्स्ट हमें गिवन है x = at + b⁵n where a, b and n are real numbers. Then we have to calculate this. We have to prove this, that dx/dt is equals to an into at plus b power n-1. We have to prove this. तो यहाँ पे x = at plus b पावर n गिवन है। अब अगर यहाँ पे सिंपल t होता तो मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता, लेकिन यहाँ पे सिंपल t नहीं है, यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है। तो इस फंक्शन को मैं कोई भी दूसरा फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि at plus b, इसको मैंने u एज्यूम कर लिया, तो x बन गया मेरे पास u⁴n। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या डिफ्रेंशिएशन निकाल सकता हूँ dx/du, और यहाँ से मैं क्या डिफ्रेंशिएशन निकाल सकता हूँ du/dt। तो अगर मुझे dx/dt चाहिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ dx/du इंटू du/dt, ये आ जाएगा। यहाँ हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो du है ये कैंसिल आउट हो जाता है और फाइनली dx/dt बन जाएगा। तो dx/du ये कितना हो गया, n बाहर आ गया और पावर 1 से रिड्यूस कम हो गई n-1। फिर du/dt ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा a + 0। तो यहाँ से a इंटू n और u को रिप्लेस कर दो, at plus b पावर n-1। तो ये हमारा dx/dt बन गया, और देखो यही हमें प्रूव करना था। तो चेन रूल की हेल्प से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो ये तो मैंने एक फंक्शन एज्यूम करके फिर सोल्व करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे भी सोल्व कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये सिंपल x एज्यूम कर लूँ अगर मैं इसको,
तो पहले मैं पावर का डिफ्रेंशिएशन करूँगा, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगा, और जब तक मेरे पास फंक्शंस अंदर ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मुझे ये डिफ्रेंशिएट करते रहना होता है। जैसे मैं डायरेक्टली अगर डिफ्रेंशिएट करूँ dx बाई dt, तो यहाँ पे पहले पावर है तो पावर को डिफ्रेंशिएट करा तो n बाहर आ गया, अंदर जो भी है उसको ऐसे कैसे रखो और पावर को 1 से रिड्यूस कर दो, ये पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो at प्लस बी है तो at का डिफ्रेंशिएशन हो गया a और b का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये कि इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया an इंटू at प्लस बी पावर n माइनस 1। नेक्स्ट हमें एक एग्जांपल गिवन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 पावर माइनस 3 एंड वी हैव टू कैलकुलेट dy बाई dx। तो देखो, एक तो मैं इसको अभी डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करता हूँ, dy बाई dx चाहिए। तो यहाँ पे अंदर एक फंक्शन है और उसकी पावर माइनस 3 है, तो सबसे पहले मुझे पावर रूल लगाना है और अंदर वाले फंक्शन को ऐसे कैसे रखो, जैसे ही पावर बाहर आई और पावर को 1 से रिड्यूस कर देंगे तो 2x प्लस 1 पावर को 1 से रिड्यूस किया तो माइनस 4, ये पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब मुझे अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, अंदर फंक्शन क्या है 2x प्लस 1, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 विद रिस्पेक्ट टू x और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसके अंदर और कोई फंक्शन नहीं है तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से dy बाई dx क्या आ गया माइनस 6 टाइम्स 2x प्लस 1 पावर माइनस 4। ये एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड हम बोल सकते हैं कि 2x प्लस 1 को कुछ एज्यूम कर लो, जैसे t इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एक फंक्शन एज्यूम कर लिया, तो मेरे पास y बन गया t रेस्ट पावर माइनस 3 एंड हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है, तो हम लिख सकते हैं हम dy बाई dt कैलकुलेट करें यहाँ से इंटू dt बाई dx कैलकुलेट करें यहाँ से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ से तो dy बाई dt कैलकुलेट करता हूँ तो माइनस 3 बाहर आया और पावर 1 से रिड्यूस हो गई तो t रेस्ट पावर माइनस 4 हो गई। dt बाई dx कैलकुलेट करता हूँ तो वो 2 प्लस 0 बन गया। अब t को फिर से मैं रिप्लेस कर देता हूँ 2x प्लस 1, तो यहाँ से वही माइनस 6 इंटू 2x प्लस 1 पावर माइनस 4, यही मेरा आंसर बना है। तो हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं और फंक्शन एज्यूम करके भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है y इक्वल्स टू ln ऑफ अंदर e पावर साइन x। तो हमें ln x का डिफरेंशिएशन पता है, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन पता है और साइन x का डिफरेंशिएशन पता है। अब यहाँ पे x की बजाय e रेस्ट पावर साइन x है और यहाँ पे e रेस्ट पावर में x की बजाय साइन x है। तो हम क्या करते हैं, मैं एक आपको सिंपल तरीके से सोल्व करके बताता हूँ। अंदर जो भी हो उसे x एज्यूम करके बाहर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर दो। जैसे सपोज ln x होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता 1 बाई x, तो अंदर जो भी हो तो उसको 1 बाई x के फॉर्म में लिख दो। फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, और ऐसे हमें करते जाना है लास्ट तक। इसीलिए इस रूल का नाम चेन रूल है। जैसे हमें निकालना है dy बाई dx, तो सबसे पहले मैंने बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ln। अंदर जो भी है उसको ऐसे कैसे रखा मैंने, इसको मैंने x ट्रीट कर रखा है ln विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन गया मेरा, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई ई रेस्ट पावर साइन x, ये आ गया। अब ln का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब उसके अंदर x होता तो x का डिफरेंशिएशन 1 था और मेरा आंसर ये आंसर हो जाता, लेकिन इसके अंदर क्या है e रेस्ट पावर साइन x। तो हमें अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस्ट पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब e रेस्ट पावर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन e रेस्ट पावर x आता है, तो अंदर जो भी हो उसे हमें x ट्रीट करते हुए उसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये मेरे क्या बन गया e रेस्ट पावर साइन x इंटू ई रेस्ट पावर x का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पावर x, तो ई रेस्ट पावर साइन x ही आ जाएगा।
और अब यहाँ पे x की बजाय साइन x था, तो साइन x को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मेरा आंसर बनेगा 1/e साइन x इंटू e साइन x, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन कोस x होता है, और कोस x में अंदर क्या है x, तो ये सिंपल x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास कोई फंक्शन नहीं बचा, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। जब तक लास्ट में जैसे x का डिफ्रेंशिएशन 1 आया, उसी तरीके से जब तक टर्मिनेट नहीं होता फंक्शन तब तक हमें डिफ्रेंशिएट करते रहना होता है, इसलिए हम इसे चेन रूल बोलते हैं। नेक्स्ट जैसे हमें गिवन है x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, देन फाइंड dx बाई dt वेयर d थीटा बाई dt इक्वल्स टू ओमेगा। तो यहाँ से हम dx बाई डी थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं, हमें गिवन है x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा अगर गिवन होता तो मैं उसका डिफ्रेंशिएशन कर देता, लेकिन यहाँ पे साइन पावर 2 है, तो देखो dx बाई डी थीटा ये हम फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं चेन रूल की हेल्प से। तो dx बाई डी थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 बाहर आ गया, और साइन थीटा पावर यहाँ पे 2 माइनस 1 1 हो गया, तो साइन थीटा बन गया। फिर अंदर जो साइन थीटा फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो साइन थीटा का क्या डिफ्रेंशिएशन हो गया, कोस थीटा। तो मेरे पास dx बाई डी थीटा आ चुका है, ठीक है, जो कि मेरा बन गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब मुझे कैलकुलेट करना है dx बाई डी टी, तो dx बाई डी थीटा को मैं लिख सकता हूँ dx बाई डी टी कैलकुलेट करना तो उसके फॉर्म में इंटू डी टी बाई डी थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे गिवन है डी थीटा बाई डी टी, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा डी टी बाई डी थीटा, ये मेरा बन गया 1 बाई ओमेगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, ये वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा विच इज इक्वल टू dx बाई डी टी, ये हमें कैलकुलेट करना है dx बाई डी टी, और ये वैल्यू होगी 1 बाई ओमेगा। तो यहाँ से dx बाई डी टी आ गया मेरे पास 2 ओमेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यह हमारा आंसर होगा। अब जो डेरिवेटिव है या डिफ्रेंशिएशन है, इसकी हम एप्लीकेशन देखते हैं कि हमें ये कहाँ कहाँ यूज़ आने वाला है। वैसे तो काफ़ी जगह यूज़ आएगा, लेकिन जैसे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स जो है वो जैसे काइनेमेटिक्स है, और ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, बेसिक हमें पता होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है, तो रेट को ही हमें डिफ्रेंशिएशन बताता है। तो यहाँ पे x सपोज पोजीशन है, तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। इसी तरीके से जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी के चेंज होने की रेट को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी टी, तो ये हमारा बन जाएगा एक्सेलरेशन। तो हम डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो dv बाई डी टी है, देखो यहाँ से dv बाई डी टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी पोजीशन के साथ भी चेंज हो रही है, टाइम के साथ हो रही है, तो यहाँ पे dv बाई dx लिख सकता हूँ, और dx बाई डी टी यूजिंग चेन रूल। तो dv बाई dx ये मेरा बना, और dx बाई डी टी क्या बन गया, वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये वेलोसिटी, ये फंक्शन वेलोसिटी बन गया इंटू dv बाई dx, ऐसे कैसे रखा। तो एक्सेलरेशन के मेरे पास 2 फॉर्मूले बन जाते हैं, एक टाइम के रिस्पेक्ट में और एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है।
तो ये दोनों फॉर्मूले हमें ध्यान रखने होते हैं कि एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v/dx। ये आगे हमें काइनेमेटिक्स में यूज आएंगे। अब हम फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव समझते हैं। पहले तो मैं बेसिक जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो देखते हैं। द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन फंक्शन y एंड द वेरिएबल x इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सपोज जैसे y एक फंक्शन है x का, ठीक है, और जैसे इस ग्राफ ये फंक्शन है उसका ग्राफ सपोज ऐसा बनता है, ये ग्राफ बना, तो यहाँ पे x1 पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू y1 है फंक्शन की वैल्यू। अब मैं x1 को अगर मैं चेंज करता हूँ और x2 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू y2 बनती है। तो ये जो चेंज है इसे हम बोलते हैं डेल्टा x और ये जो चेंज है इसे हम बोलते हैं डेल्टा y। तो हमें पहले यही गिवन है, जो डिफरेंशिएशन है वो बताता है द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन फंक्शन y डेल्टा y एंड द वेरिएबल डेल्टा x, ये, और इसे हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारा क्या बन गया, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए बॉडी covers a small distance delta x in delta time t, then average velocity is given as, हमें बताए कि डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन एवरेज वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से v एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा s ओवर डेल्टा t, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली अगर हमें वेलोसिटी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा v इन डेल्टा t टाइम, देन एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है। तो हमें ये पता होता है कि एक टाइम इंटरवल में जो भी चेंज हुआ, फंक्शन में जो चेंज हुआ और फंक्शन के वेरिएबल में जो चेंज हुआ, अगर उनका रेशियो लेते हैं तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज रेट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे इस फंक्शन में हमने देखा कि इस एवरेज रेट के साथ ये वैल्यू चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वेलोसिटी का फंक्शन है और ये टाइम का फंक्शन है। t1 टाइम पे ये कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है v1, t2 टाइम पे ये टाइम t2 हो गया, यहाँ पे ये पर्टिकुलर वेलोसिटी है v2। तो डेल्टा v को हम क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1, और डेल्टा t को क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे और ये एक्सेलरेशन एवरेज होगा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। अब ये तो एवरेज हुआ, अब यहाँ पे अभी डेरिवेटिव का रोल नहीं आया है। अब डेरिवेटिव का रोल क्या आएगा कि सपोज हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ एक्सेलरेशन बताना है या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज बताना है यहाँ पे, तो उस केस में हम लिमिट लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे डेल्टा x, यहाँ पे y और x में एक ग्राफ गिवन है, हम बोल सकते हैं y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। अब हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पहुंचना है, तो जो डेल्टा x है उसे हमें 0 को अप्रोच करवाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने y और x में एक फंक्शन लिया था, ये y है ये x है, तो अगर डेल्टा x 0 होगा तो ये एक, देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये x1 के जस्ट पास आ जाएगी। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रेट ऑफ चेंज है वो हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प से पता चलेगा। तो पहले तो हमें ये समझना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें कंडीशन लगानी होती है कि डेल्टा x जो भी चेंज है, अगर टाइम का है तो डेल्टा t, x का है तो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। अब जब ये डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 होगा, जैसे सपोज यहाँ पे x1 था, यहाँ पे ये x2 था,
तो x2 x1 के पास आ रहा है, तो यहाँ पे ये y की वैल्यू भी कम होती जा रही है और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बन जाएगा। देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इज दिस। तो उस केस में हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इस चीज़ को हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये चीज़ हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, जो भी ग्राफ है वहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, यहाँ पे सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है और जो स्लोप होगा वो हो गया टेन थीटा या स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हमें dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है। तो जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमें ग्राफिकली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे यहाँ पे एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने दिया और सपोज ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, एक्सीलरेशन हम बोल सकते हैं dv बाई डी टी होता है। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट t इक्वल टू टी नोट पे हमें देखना है, तो ये है वैल्यू है टी नोट। तो यहाँ पे अगर हमें एक्सीलरेशन देखना है तो यहाँ पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल थीटा बनाता है तो हम टेन थीटा को बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्लोप की जो वैल्यू होगी वो dy बाई विच इज इक्वल टू dv बाई डी टी होगी विच इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू इस स्लोप की वैल्यू के इक्वल होगी। अभी ये हमें स्लोप वगैरह पढ़ना है, मैं बेसिक कर्व्स बताऊंगा आपको जो कि फिजिक्स में यूज होने हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप वगैरह क्या होता है, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होती है। हमें पता था कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है तो मुझे पता है कि टाइम इंटरवल को 0 को अप्रोच करवाना पड़ेगा और हमें लिमिट लगाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमें पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो डेल्टा टी को अप्रोच करवाना है 0 को, तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 इंटू डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t, तो विच इज इक्वल टू dv बाई डी टी। ये हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगा। और हमें ये भी पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट भी हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये दोनों एक्सेलरेशन के हमें दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने होते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में होता है डी वी बाई डी टी और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में होता है वी डी वी बाई डी एक्स। डबल डिफ्रेंशिएशन, डबल डिफ्रेंशिएशन से हमारा क्या मतलब है कि सपोज एक फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल्स टू एफ एक्स और हमें y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमने एक बार डिफ्रेंशिएट करा dy बाई डी एक्स और इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। और इस चीज़ को हम ऐसे सिंबल के फॉर्म लिख देते हैं एफ एक्स और यहाँ पे एक डैश, ये हमें सिंगल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, dy बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे यहाँ पे कोई फंक्शन आ गया होगा एफ डैश एक्स,
इसको मैंने एक डिफरेंट फंक्शन एज्यूम कर लिया gx, ठीक है। तो अगर हमें gx को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x, तो gx क्या था, बेसिकली ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ f डैश x कर रहे हैं हम, और ये क्या था, सिंगल डेरिवेटिव, विच इज इक्वल्स टू हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, और हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं d2y बाई dx2, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x। ये मीनिंग हुआ डबल डिफ्रेंशिएशन का। मैं एक एग्जांपल से ये समझाता हूँ आपको कि सपोज हमें गिवन है y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब इसको एक बार सिंगल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ गया कोस एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। अब हमें इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो मेरा बन क्या गया d2y बाई dx2। तो ये वैल्यू कितनी होगी d2y बाई dx2 की, यहाँ पे dy बाई dx क्या था, कोस x, तो कोस x को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो कोस x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो ये मेरा डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया। y अगर साइन x है तो y का डबल डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होगा। डिफ्रेंशिएट करे हुए फंक्शन को अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। मैक्सिमा मिनिमा, सपोज हमें एक फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई एक x का फंक्शन है और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक ग्राफ भी गिवन है y और x में, ये y है और ये x है। यहाँ पे ये ग्राफ गिवन है हमें ऐसे, तो ये ग्राफ पहले x 0 पे जैसे सपोज ये वैल्यू थी, फिर ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, फिर ये डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वैल्यू मिनिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, पहले वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, फिर एक जगह मैक्सिमम पहुंची, फिर वापस से डिक्रीज होने लगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वैल्यू ग्राफ पहले ऊपर जा रहा था, फिर वापस ग्राफ नीचे जाने लगा, तो यहाँ पे ग्राफ एक जगह हॉरिजॉन्टल भी हुआ होगा, और उस हॉरिजॉन्टल पे जो वैल्यू होगी वो ही मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली ग्राफ नीचे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, फिर वापस से ऊपर जाने लगा, तो पहले यहाँ पे वैल्यू हॉरिजॉन्टल हुई होगी, इसे हम मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे इस वैल्यू के आसपास वाले रीजन में सारी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, तो इसे हम लोकल मिनिमा बोल सकते हैं। यहाँ पे इस मैक्सिमा के आसपास वाले सारे रीजन में सारी वैल्यूज़ कम हैं, तो इसे हम लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं। तो किसी भी ग्राफ में अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी वो हम पहले फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि जो डिफ्रेंशिएशन है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे इस ग्राफ पे जो मैक्सिमा है वहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी, और जो मिनिमा है वहाँ पे भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल बना रही है, और जो स्लोप होता है हमारा टेन थीटा, तो टेन 0 डिग्री कितना हो गया 0, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 0 स्लोप बताती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो डिफ्रेंशिएशन होगा y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होनी चाहिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर कहीं किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा लाई कर रहा है तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन 0 होना चाहिए, जिसका भी वो फंक्शन है। या हम ऐसे बोल सकते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी हैव टू इक्वेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद 0। फिर अब हमें ये तो पता चल गया कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी,
बट वहाँ पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम एक कंडीशन और निकालते हैं। देखो यहाँ पे ग्राफ में मैक्सिमा से पहले अगर किसी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा स्लोप का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वैसे ये आगे मैं स्ट्रेट लाइन में बताने वाला हूँ। स्लोप का बेसिक मीनिंग होता है, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जो ऐसे पास कर रही है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग टेन थीटा की वैल्यू को हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ये लाइन ऊपर की तरफ ऐसे टिल्ट हो रही है, ये थीटा 2 हो गया, तो यहाँ पे थीटा 2 ज़्यादा है और टेन थीटा 2 की वैल्यू भी ज़्यादा होती है टेन थीटा से, तो हम कहते हैं कि जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर वाई एक्सिस के अलोंग लाइन कंसिडर कर लेता हूँ तो उस केस में एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, और जो टेन 90 है इसे हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, टेन अगर एक्स एक्सिस के अगर अलोंग लाइन है तो उस केस में 0 एंगल बन रहा है, और उस केस में हम स्लोप बोल सकते हैं 0, टेन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो हम कह सकते हैं जब एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ लाइन मूव कर रही है, एंगल मूव कर रहा है, तो उस केस में जो स्लोप है वो 0 से इन्फिनिटी की तरफ वेरी करता है, और इस तरफ ये स्लोप पॉजिटिव होता है। अगर लाइन ऐसे है सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 है, और इस केस में सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू जो होती है, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इस केस में जो स्लोप है वो नेगेटिव बनता है, और अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो जाएगी तो उस केस में स्लोप 0 ही होगा, और यहाँ पे इस तरफ से इधर अप्रोच कर रही है तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा। वही 90 के अगर जस्ट ज़्यादा है तो माइनस इन्फिनिटी स्लोप है, और 90 से जस्ट कम है तो प्लस इन्फिनिटी स्लोप रहेगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसका टेन थीटा हमें स्लोप रिप्रेजेंट करता है। अगर थीटा अक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और थीटा अगर ऑब्ट्यूस है तो स्लोप नेगेटिव होगा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे इस कर्व में हम मैक्सिमा से पहले अगर किसी पॉइंट पे स्लोप देखना चाहें तो यहाँ पे ये एंगल एक्यूट बन रहा है, 90 से कम बन रहा है, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो dy बाई डी एक्स है बिफोर मैक्सिमा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। फिर इस तरफ अगर देखेंगे मैक्सिमा के जस्ट बाद, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे वापस 0 हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स का ग्राफ बनाऊँ, dy बाई डी एक्स का ग्राफ बनाऊँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले ये वैल्यू पॉजिटिव है, फिर ये वैल्यू 0 हो रही है, फिर ये वैल्यू नेगेटिव में है, फिर वापस ये वैल्यू 0 हो रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव थी, ये वैल्यू 0 हुई, ये वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, ये वैल्यू फिर से 0 हुई, फिर से ये वैल्यू पॉजिटिव हुई। ठीक है, तो इस तरीके का कोई कर्व बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y और x के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू 0 है ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉइंट मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो स्लोप होगा, यहाँ पे देखना, मैक्सिमा वाले पॉइंट का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होता है, और मिनिमा वाले पॉइंट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होता है। और dy बाई डी एक्स का स्लोप का मतलब क्या होगा? डबल डिफ्रेंशिएशन। तो डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज नेगेटिव फॉर मैक्सिमा, एंड डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज पॉजिटिव फॉर मिनिमा। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई। सबसे पहले तो हमें सिंगल डिफ्रेंशिएशन को 0 करना है, dy बाई डी एक्स को 0 करना है, तो उन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। फिर फंक्शन को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है,
तो अगर डबल डिफ्रेंशिएशन उस पॉइंट पे नेगेटिव बनता है तो वो वाला पॉइंट हमें मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर डबल डिफ्रेंशिएशन उस पॉइंट पे पॉजिटिव बनता है तो वो वाला पॉइंट हमें मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ये कंडीशन कैसे आई वो भी मैंने इस ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। हमें गिवन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 25x² माइनस 10x प्लस 5। तो हाँ, सबसे पहले हमें ये पता है कि जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 25 इंटू 2 यहाँ पे 50x माइनस 10 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से 50x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10 डिवाइड बाई 50 विच इज इक्वल्स टू 1/5। तो इस x की वैल्यू पे हमें यहाँ पे तो गिवन ही है डायरेक्टली कि मिनिमा मिलेगा, और हमें ये चेक भी करना है कि मिनिमा ही होगा। तो वो देखते हैं इस x की वैल्यू पे हमें फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पे y एट 1/5, तो ये 1/5 वैल्यू इसमें फिल कर देते हैं। 25x की वैल्यू 1/5 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1/5 प्लस 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो ये 1 बन गया, माइनस ये 2 बन गया, प्लस 5, तो विच इज इक्वल्स टू यहाँ से मेरे पास बन गया 4। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है इसे मैं बोलूँ y इक्वल्स टू एफ ऑफ 1/5 इक्वल्स टू 4। तो फंक्शन की 1/5 की वैल्यू 1/5 पे वैल्यू 4 है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये हमारी मिनिमम वैल्यू थी, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन जो है एट x इक्वल्स टू 1/5 वो मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डबल डिफ्रेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट और करते हैं। ये फंक्शन बना था मेरा, तो d2y बाई dx2 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 0, तो ये वैल्यू बन गई 50। ये वैल्यू हर x के कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव है, तो ये हमेशा हमें मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। और हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो समथिंग ऐसा बनेगा, ये अपवर्ड पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है हमें। तो ये यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, ए बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड अंडर ग्रेविटी सच दैट इट्स पोजिशन फ्रॉम ग्राउंड इज गिवन एज y इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt²। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉडी। तो y जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, और t टाइम है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे dy बाई dt मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए, तो ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं dy बाई dt की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी बनेगी, u माइनस हाफ इंटू जी, ये कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये वैल्यू बन गई मेरे पास u माइनस जी टी, डी वाई बाई डी एक्स बनाइए। अब मुझे पता है कि डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, तो यहाँ से टाइम आ गया मेरे पास जी टी इक्वल्स टू यू, तो टाइम इक्वल्स टू यू बाई जी। तो इस टाइम पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज मैक्सिमम हाइट होगी इस टाइम पे। तो यहाँ पे मैं ये टाइम इसमें फिल कर देता हूँ, तो मैक्सिमम हाइट y मैक्सिमम इज इक्वल्स टू u इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है, u बाई जी माइनस हाफ g टाइम की वैल्यू u बाई जी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मैं अगर वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये बनेगा u स्क्वायर बाई जी माइनस यहाँ पे बन गया हाफ इंटू यू स्क्वायर बाई जी, तो ये बन गया u स्क्वायर बाई
2g, ये हमारी मैक्सिमम हाइट है। अब मैं ये कंडीशन भी चेक कर लेता हूँ कि ये मैक्सिमम ही बनेगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या हो गई, d2y बाई dx2 एट टाइम u बाई जी, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करा मैंने, d2y बाई dt2, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बन गई, इसको डिफ्रेंशिएट करें, u का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस g इंटू टाइम का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये माइनस g बना। g की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये डबल डिफ्रेंशिएशन हमेशा नेगेटिव बन रहा है, मतलब ये मैक्सिमा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले हमें सिंगल डिफ्रेंशिएशन 0 करना होता है। उन पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग, वहाँ से कुछ x के या t के पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो वो पॉइंट मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर डबल डिफ्रेंशिएशन उस पॉइंट पे नेगेटिव है तो वो पॉइंट मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमने देखा या लास्ट एग्जांपल में हमने देखा। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में